ओके। इस वीडियो से हम शुरू करेंगे। ये जो पेपर कोड है 31 to 1, सो सीरीज है 31 2, इसका है सेट 1, फिर 31 2 का सेट 2, 31 2 का सेट 3, और हम सॉल्व करेंगे क्लास 10th के फिजिक्स के क्वेश्चंस। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है, इफ क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ टू मीडिया एक्स एंड वाई आर 6/5 and 4/3 रिस्पेक्टिवली, तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर निकालना, तो दैट मीन्स आपको निकालना है रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एक्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन वाई, ये आपको निकालना है। अब जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है एक्स का, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्स का दिया है, वो है 6/5। और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, तो मीडियम है एक्स, तो ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। अब ऐसे ही y का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो है 4/3, तो ये हो जाएगा c डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम y विच इज इक्वल टू 4/3। अब आपको चाहिए vx/vy, तो हम इन इक्वेशंस को डिवाइड करते हैं। लेट मी डिवाइड दीज टू इक्वेशंस। सो मैं डिवाइड करता हूँ 2/1, सो 2/1 c अपॉन v/y अपॉन c अपॉन v/x इज इक्वल टू हो जाएगा 4/3 डिवाइडेड बाय 6/5। ओके, c और c कट गया, तो ये हो जाएगा vx अपॉन vy इज इक्वल टू, ये होगा 4/3 इंटू 5/6, 2 to 4, 3 are 6, so this is 10/9। अब vx/vy क्या था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y with respect to y, so x रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y with respect to x हो जाएगा आपका 10/9, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y with respect to x। तो आप हमारी जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, सो ए इज द करेक्ट आंसर, 10/9। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, और क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम पोल ऑफ द कनकेव मिरर। अब जो कनकेव मिरर है वो रहता है इस तरह, सो दिस इज द नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और लेट दिस बी द पोल, एंड ये हम बना लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। सो दिस बी द प्रिंसिपल एक्सिस, ये है प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, हम मान लेते हैं दिस इज, लेट्स से द सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये मान लेते हैं फोकस। अब यहाँ पे दिया ऑब्जेक्ट स्पेस द डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल, सो पोल से 30 सेंटीमीटर पे कहीं पे ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, सो ऑब्जेक्ट इज डिनोटेड बाय ए बी। तो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है दैट इज डिनोटेड बाय यू, तो यू हो गया -30 सेंटीमीटर। if it's real and inverted image is formed 60 centimeter in front of the mirror। अब जो इमेज जो है वो भी इसके फ्रंट में ही बन रही है, और वो है रियल एंड इन्वर्टेड, तो ये है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, लेट्स से ये बन गई यहाँ पे, और इमेज डिस्टेंस इज गिवन बाय वी, और ये भी फ्रंट में है तो इस तरफ। सो इफ यू गो टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड, आपकी डिस्टेंस हो जाएगी, डिस्टेंस आर टेकन इनटू नेगेटिव, तो वी भी हो गया -60 सेंटीमीटर। फाइंड द फोकल लेंथ, आपको फाइंड आउट करना है फोकल लेंथ। तो क्योंकि ये मिरर है तो वी विल यूज मिरर फॉर्मूला विच इज 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो हमने यूज कर लिया मिरर फॉर्मूला। ओके, अब इनमें डालते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज, तो v जो है वो है -60, और u है -30, so this is equal to 1/f। I can write this as 1/60 minus 1/30 is equal to 1/f। Okay, 30 और 60 का एलसीएम हो गया 60, this is -1 -2, और ये हो जाएगा -3/60 which is equal to 1/f minus 1/20। तो फोकल लेंथ आ गई -20। -20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ कंटिन्यू की नेगेटिव ही रहती है, तो फोकल लेंथ है -20 सेंटीमीटर। तो -20 सेंटीमीटर मीन्स बी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर, सो we will choose option B as the correct option, -20 centimeter।
क्योंकि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 13 और इस गिवन फिगर में दिया है द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ डिविएशन रिस्पेक्टिवली आर। तो ये है आपकी इंसिडेंट रे और ये है नॉर्मल। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में, तो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस विच इज वन। सो वन वाली ऑप्शन यहाँ पे दो है। अब पूछा है एंगल ऑफ डिविएशन। तो इंसिडेंट रे को जब हमने प्रोड्यूस किया और ये है आपकी एमरजेंट रे, इस एमरजेंट रे को जब हम बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं इस तरह, पीछे की तरफ, और ये इंसिडेंट रे है, इसको हमने इस तरह प्रोड्यूस किया, तो जहां पे ये इंटरसेक्ट करती है वहां बनता है एंगल ऑफ डिविएशन। तो ये है एंगल ऑफ डिविएशन, दिस इज एंगल ऑफ डिविएशन। तो आपकी ऑप्शन है एंगल ऑफ इंसिडेंस है एंगल 1, एंगल ऑफ डिविएशन है एंगल 6। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर, 1 and 6। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें दिया है एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू अ पावर सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट, सो दैट इज द means 220 volt. If the current drawn by the bulb from the power supply is 500 milliampere, तो ये है मिलीएम्पियर, 500 मिलीएम्पियर, और 1 मिलीएम्पियर में होते हैं 10 रेज पावर माइनस 3 एम्पियर। तो ये बन जाएगा 500 इंटू 10 रेज पावर माइनस 3 एम्पियर। तो 500 को लिख सकते हैं 5 into 10 square into 10 raised power minus 3। सो ये हो जाएगा 5 into 10 raised power minus 1 एम्पियर विच इज 5/10। तो ये हो गया 0.5 एम्पियर। ओके, अब तो आपसे पूछा है पावर ऑफ द बल्ब। पावर का जो फॉर्मूला है वो है इन टर्म्स ऑफ वी एंड आई, इट्स V into I. So V is the potential difference, 220, current is 0.5. So this is 5 twos are 10 and 11। ओके, तो ये हो गया 110 watt। So 110 watt means B is the correct option here. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें दिया है फोर आइडेंटिकल रेजिस्टर्स ऑफ 12 ohm each are connected in series to form a square ABCD। अब यहाँ पे इधर कनेक्टेड है आपका 12 ohm का रजिस्टर। ओके, फिर उसके बाद 12 ओम के बाद आपके पास ये जो सारे रेजिस्टेंस हैं, लेट्स से दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। तो ए से लेके बी तक, सो ए से लेके बी तक ये रजिस्टर और ये रजिस्टर और ये रजिस्टर ये कनेक्टेड है एंड टू एंड। तो ये इस तरह से, सो एक रजिस्टर है इधर, फिर उसके बाद इधर, फिर 12। सो दिस इज 12 ओम, दिस इज 12 ओम, दिस इज 12। ये आ गया ए टू सी, फिर सी टू डी, फिर डी और बी के बीच में ये एक और रजिस्टर है 12। तो ये तीनों रजिस्टर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड, एंड टू एंड। फिर इन सभी का एक एंड कनेक्टेड है 12 ओम रजिस्टर के साथ, और ये एंड सभी का इधर से एंड कनेक्टेड है 12 ओम रजिस्टर के साथ। तो ये तीनों है सीरीज में। तो इनकी रजिस्टेंस जो सीरीज में होगी वो होगी 12 + 12 + 12 विच इज 36 ओम। अब आपका सर्किट कुछ इस तरह से है, ये है 12 ओम और ये नीचे आ गया 36 ओम का रजिस्टर। ओके, दिस इज 1 एंड दिस इज 2। ओके, 1 और 2 के बीच में अब ये दोनों रजिस्टर्स कनेक्टेड है पैरेलल। तो हमें पता है अभी जो रेसिप्रोकल ऑफ the combination of the resistors connected in parallel is equal to the sum of the reciprocal of the individual resistances connected in parallel. तो LCM आ गया 36, 3 + 1, this is 4/36 which is 1/9 ohm। अब इसको कर देते हैं रेसिप्रोकल, तो RP आ गया आपका 9 ohm। तो 9 ohm means C is the correct option here। तो C जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो इसकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है इस सर्किट की वो है 9 ohm। ये तीनों कनेक्टेड है सीरीज में, इनको करेंगे प्लस, ये तीनों सीरीज में करने के बाद ये इसके साथ पैरेलल में कनेक्टेड है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला जब लगाएंगे तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल ये आ जाएगी 9 ओम, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गई 9 ओम व्हिच इज सी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 और ये है असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन।
और इसमें assertion में दिया है nichrome is an alloy which is commonly used in electrical heating devices such as electric irons and transistors etc. which is true. अब निक्रोम को हम क्यों यूज करते हैं इन ऐसे हीटिंग एलिमेंट इन डिवाइसेस सच एस इलेक्ट्रिक आयरन टोस्टर्स एक्सेट्रा, क्योंकि इसकी एक तो रहती है हाई रेजिस्टिविटी। रीजन क्या है? एक इसकी है हाई रेजिस्टिविटी, इसलिए हम यूज करते हैं। दूसरा इसमें है इट कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर, तो इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है। हाई मेल्टिंग पॉइंट है और ये था इसका रीजन। अब असर्शन असर्शन में हम क्यों यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस में निक्रोम को अलॉय को। अब रीजन दिया है रेजिस्टिविटी ऑफ निक्रोम इज हाई, ये तो ट्रू है। तो एंड इट्स रेजिस्टेंस डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये फॉल्स है, तो ये पार्शियली ट्रू है। तो मतलब ये हमारे पास, इसको हम फॉल्स ही लिखेंगे। तो आप लिखोगे कि असर्शन ट्रू है और रीजन जो है फॉल्स है। तो जो असर्शन है दैट इज ट्रू एंड रीजन जो है वो फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि जो रेजिस्टेंस है इट इंक्रीजेस विद इंक्रीज टेम्परेचर, रेजिस्टेंस बढ़ती है इंक्रीज इन टेम्परेचर। The assertion is true and reason is false. You can check the option accordingly. The assertion is true and reason is false. Okay, question number 25th का पार्ट है, इसमें दिया है out of two lenses, one concave and other convex, state which one will diverge a parallel beam of light falling on it. तो जो diverging lens है वो है concave lens। तो आप इसमें लिखोगे concave lens will diverge a parallel beam of light। अब हमें बनाना है ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस इन दिस केस। लेट दिस बी द कनकेव लेंस, और ये ऑप्टिकल सेंटर, दिस बी द प्रिंसिपल एक्सिस, ये हम मान लेते हैं जो रे ऑफ लाइट पैरेलल जाएगी वो इस तरह से डाइवर्ज हो जाएगी। ओके, और हमें लगेगा ये इस पॉइंट में से आ रही है जिसे हम बोलते हैं फोकस। जिस पॉइंट में से ये है फोकस, तो जिस पॉइंट में से ये अपीयर हुआ कि ये यहाँ से आ रही है, सो दिस इज द फोकस। ओके, नेक्स्ट पार्ट है इसमें, so draw a ray diagram to show the principal focus of the lens, so this is the principal focus of the lens, ये principal focus है। अब नेक्स्ट पार्ट में दिया है और पार्ट, a ray of light after refraction from a convex lens emerges parallel to its principal axis, draw a labeled ray diagram to show it। अब इस केस में बी पार्ट में जो कन्वेक्स लेंस है उसमें से रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है, तो लेट दिस बी द कन्वेक्स लेंस। ये मान लेते हैं कन्वेक्स लेंस है, ये है ऑप्टिकल सेंटर और ये है प्रिंसिपल फोकस, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस। अब इसका एक प्रिंसिपल फोकस इधर है, जिसे हम फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। फर्स्ट लेट दिस बी द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, और यहाँ मान लेते हैं सेकंड प्रिंसिपल फोकस दो स्फेरिकल सरफेसेस का। अब क्वेश्चन में दिया है कि रिफ्रैक्ट होने के बाद इट इमर्जेस पैरेलल टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस, रे ऑफ लाइट जो है वो पैरेलल टू, तो वो तभी होएगा जब रे ऑफ लाइट जो है वो फोकस में से
जाएगी। इस तरह से आते हैं। Now this ray of light is directed is passing through the focus. ये जा रही है फोकस से। अब यहाँ पे जब रिफ्लेक्शन होगी तो रिफ्लेक्शन होने के बाद ही पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस निकलेगी इस तरह से। So this is the ray diagram कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस निकलेगी। Okay, so this is the ray diagram. अब नेक्स्ट इसमें क्या पूछा है, draw a labeled ray diagram to labeled ray diagram लगाए। In this case, the incident ray before refraction from the lens passes through a point on its principal axis. Name the point. So that point is principal focus. अब इस पॉइंट को नेम करने का बोला गया है, तो दिस पॉइंट इज, आप इसको फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस भी बोलते हैं क्योंकि इसके दो स्पेरिकल सर्फेसेस है, दो इसके फोसाई है। तो दिस इज फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस जिसमें से ये रे ऑफ लाइट पास हो रही है। दिस इज ओके। तो ये था क्वेश्चन नंबर 25। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 और इसमें दिया है इलेक्ट्रिक कैटल इज रेटेड 750 वॉट टू 20 वोल्ट। तो ये ऑपरेट हो रही है, इसकी पावर जो है दैट इज 750 वॉट और ये 220 मेन्स पे ऑपरेट हो रही है। कैन दिस कैटल बी यूज्ड इन अ सर्किट व्हिच हैज ए फ्यूज ऑफ करंट रेटिंग 3 एम्पीयर। तो इस कैटल को क्या हम उस सर्किट में यूज कर सकते हैं जहां पे फ्यूज की करंट रेटिंग जो है 3 एम्पीयर है। तो लेट्स फाइंड आउट व्हाट करंट विल दिस इलेक्ट्रिक कैटल विल विदड्रॉ। तो कितना करंट ये खींचेगी। P इज इक्वल टू वी इंटू आई फॉर्मूला यूज करेंगे तो I इज इक्वल टू हो जाएगा P बाय वी विच इज 750/220। ये हो जाएगा 75 डिवाइडेड बाय 22। तो 75 डिवाइडेड बाय 22 हो जाएगा आपका 3.41 एम्पियर। सो विच, तो ये करना, ये जो करंट जो ड्रॉ कर रही है ये फ्यूज रेटिंग से ज्यादा है। तो इसका मतलब है हम इस केटल को इस सर्किट में यूज नहीं कर सकते। सो आप लिखोगे हेयर करंट drawn by kettle is 3.41 ampere, which is greater than 3 ampere fuse rating. The 3 ampere की fuse rating से ही ज्यादा है, therefore this kettle cannot be used in this circuit of fuse rating 3। तो हम इसको यूज नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में दिया है कन्वेक्स लेंस फॉर्म्स एन 8 सेंटीमीटर लॉन्ग इमेज। तो इमेज हाइट को हम ऐसे डैश से डिनोट करते हैं, ये है 8 सेंटीमीटर ऑफ ए 2 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हाइट है h दैट इज 2 सेंटीमीटर। अब which is kept at a distance of 6 centimeter from the optical center of the lens. So object distance u which is always negative, ये है 6 centimeter if the object and image are on the same side of the lens। अब कन्वेक्स लेंस के केस में आपके पास इमेज फॉर्मेशन के जो केसेस हैं उसमें एक ही केस ऐसा है, सिर्फ एक केस जिसमें इमेज जो है ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस रहती है और उस केस में ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द फोकस। यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट जो है ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में प्लेस होता है इधर। ये है ऑब्जेक्ट which is denoted by AB। ये रे डायग्राम आपसे पूछा नहीं है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि सिर्फ एक ही केस ऐसा होगा जिसमें image is formed on the same side of the lens where the object is।
तो जो रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी वो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस में से जाएगी, और एक और रे ऑफ लाइट हम ले लेते हैं जो ऑप्टिकल सेंटर में से जा रही है, जो ऑप्टिकल सेंटर में से जाएगी वो बिना डिविएट हुए निकल जाएगी। सर ये अब इधर तो ये इंटरसेक्ट, इस तरफ तो ये इंटरसेक्ट नहीं करेगी, यहाँ तो ये इंटरसेक्ट नहीं करेगी, इसका मतलब हमें इन्हें प्रोड्यूस करना पड़ेगा बैकवर्ड। अगर आप बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे तब ये रेज ऑफ लाइट वी विल अज्यूम दैट दे आर इंटरसेक्टिंग व्हेन प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड्स। तो बैकवर्ड प्रोड्यूस करने पे ये लेट्स से यहाँ इंटरसेक्ट करता है। ओके, लेट्स से ये यहाँ इंटरसेक्ट करेंगे, और क्योंकि हमने ये एज्यूम किया है तो इन रेज ऑफ लाइट को हम बनाते हैं डॉटेड। सो दीज आर डॉटेड। तो अब इमेज जो है सेम साइड ऑफ द लेंस बनेगी। सो दिस इज द इमेज फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस, और इमेज जो है वो इरेक्ट है। सो दिस इज ए डैश बी डैश। ओके, ये बन गया आपकी इमेज। तो ये केस है, ऑल दो ये आपसे क्वेश्चन में पूछा नहीं है, बट जस्ट टू कि आपको आइडिया हो जाएगी कन्वेक्स लेंस के केस में इमेज और ऑब्जेक्ट सेम साइड पे कब बनते हैं, जब ऑब्जेक्ट जो है ऑप्टिकल सेक्टर और फोकस के बीच में रहता है। अब आपसे पूछा है फाइंड द नेचर ऑफ द इमेज, नेचर ऑफ द इमेज बिकॉज द इमेज एंड द ऑब्जेक्ट ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस। तो नेचर ऑफ द इमेज जो है दैट इज वर्चुअल एंड डायरेक्ट, और लिख सकते हो आप इसमें। सो नेचर ऑफ इमेज इज वर्चुअल एंड डायरेक्ट। अब मान लो अगर आपको ये नहीं पता है कि ऑब्जेक्ट जो है ऑप्टिकल सेंटर फोकस के बीच में रहेगा तब इमेज जो है सेम साइड ऑफ लेंस बनेगी, उस केस में आप नेचर कैसे निकालोगे? तो उस केस में आप एम निकाल लो, मैग्निफिकेशन। ये है एच डैश बाय एच। अब मैग्निफिकेशन जो है यहाँ पे एच डैश, जो हाइट ऑफ द इमेज जो है दैट इज 8। तो ये है 8/2 विच इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन साइन है प्लस, प्लस रहता है इरेक्ट इमेज के लिए, और इरेक्ट होगी हमेशा वर्चुअल। सो आप ऐसे भी निकाल सकते हो इन दिस केस। क्योंकि मुझे पता था कि इमेज एंड ऑब्जेक्ट आर फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस, इस केस में इमेज रहेगी वर्चुअल डायरेक्ट, सो नेचर ऑफ द इमेज इज वर्चुअल डायरेक्ट। अब आपसे पूछा है पोजीशन ऑफ द इमेज, तो पोजीशन ऑफ द इमेज मींस आपसे वी पूछा है। तो अब मैग्निफिकेशन जो है वो है 4। अब मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला रहता है इन केस ऑफ ए लेंस वो रहता है v बाई, सो v बाई u इज इक्वल टू 4v। u जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें गिवन है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है -6। तो लेट्स पुट इन -6, दिस इज 4। सो v आ गया -24 सेंटीमीटर। नेगेटिव मीन्स इन फ्रंट ऑफ द लेंस ये 24 सेंटीमीटर पे बनी के डिस्टेंस पे बनी है। ओके, नेक्स्ट जो पार्ट है पार्ट बी। अब आगे आपसे पूछा है पोजीशन ऑफ द इमेज हमने निकाला, नेचर ऑफ द इमेज हमने निकाल लिया, पोजीशन ऑफ द इमेज निकाल। नाउ वी हैव टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। फोकल लेंथ ऑफ द लेंस फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करेंगे यूजिंग लेंस फॉर्मूला। तो लेंस फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। v हमें पता है, v इज -24, u is -6 is equal to 1/f। ओके, u जो है u गिवन इज -6। ओके, तो इसे हम लिख सकते हैं -1/24 माइनस माइनस हो गया प्लस 1/6 इज इक्वल टू 1/f। 24 और 6 कैंसिल हो गया 24। -1 प्लस 4 इज इक्वल टू 1/f। तो ये हो जाएगा 3/24 इज इक्वल टू 1/f। तो फोकल लेंथ हो जाएगी, दिस इज 1/8, फोकल लेंथ इज 8 सेंटीमीटर। सो इस कन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ है दैट इज 8 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। इसमें दिया है 3 resistors of 2 ohm, 3 ohm and 6 ohm are connected in series and in parallel.
Draw the arrangement of the resistors and find the equivalent resistance of each arrangement. तो पहले इनको कनेक्ट करते हैं सीरीज में। तो सीरीज का मतलब है आपको सभी रजिस्टर्स एंड टू एंड कनेक्ट करने हैं। तो फर्स्ट है 2 ओम, ये है इसका, इसके एंड सब इसे कनेक्ट करना है आपने 3 ओम रजिस्टर के साथ। तो ये है 3 ओम, फिर इसका एंड कनेक्ट करेंगे 6 ओम के साथ। तो ये कनेक्ट हो गए सीरीज में। ये है इन सीरीज। इन सीरीज वी हैव कनेक्टेड द रजिस्टर्स। और अगर आप चाहिए तो इसके साथ एक आप बैटरी कनेक्ट कर सकते हो, एक आप ई कनेक्ट कर सकते हो, एक आप एमीटर कनेक्ट कर सकते हो। तो दिस इज द कंप्लीट सर्किट। सो पहला है सीरीज में, एंड वी हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस इन सीरीज होता है सम ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टर्स। यहाँ पे है 3। So this is 2 plus 3 plus 6 which is 11. अब इन्हीं अरेंजमेंट को आपने कनेक्ट करना है पैरेलल में। तो वी हैव टू कनेक्ट देम इन पैरेलल। सो पैरेलल का मतलब है वी हैव 3 रेजिस्टर्स। तो पैरेलल में आप कैसे कनेक्ट करोगे? तो यू विल हैव टू सभी रजिस्टर्स का एक एंड पकड़ के बैटरी के एक एंड के साथ कनेक्ट करना है, और सभी रजिस्टर्स का दूसरा एंड जो है वो बैटरी के दूसरे एंड के साथ कनेक्ट करना है। सो पॉजिटिव नेगेटिव। और ये है 2 ओम, ये है 3 ओम, ये है 6 ओम। These are the combination of resistors in parallel. You can also connect an ammeter। आप ammeter भी कनेक्ट कर सकते हो, एक की कनेक्ट कर सकते हो। तो दिस इज द क्लोज्ड की। अब आपको फाइंड करनी है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इसमें तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल का जो रेसिप्रोकल है दैट इज द sum of the reciprocal of the individual resistances in parallel. So ये है 1/2 plus 1/3 plus 1/6। 2 और 3 और 6 cancel 6। This is 3 plus 2 plus 1, which is 6/6, which is equal to 1 ohm. So resistance in parallel जो है वो है 1. So this is how the resistors are connected in parallel and in series. और ये है उनके फॉर्मूलाज कैलकुलेट करने के लिए। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको कैलकुलेट करनी है। तो रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल हमने कैलकुलेट कर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। इसमें दिया है द गिवन फिगर शोज द करंट पासिंग थ्रू द स्ट्रेट कंडक्टर एक्स वाई। और करंट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। कॉपी द डायग्राम एंड ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस व्हेन करंट फ्लोज फ्रॉम कंडक्टर एक्स टू वाई। अब ये जो स्ट्रेट कैरिंग करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो ये है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। मैग्नेटिक फील्ड्स lines will be the concentric circles. So first of all, we have to copy the diagram, draw the magnetic field lines ऐसे बनानी है when current flows from conductor X to Y in the downward direction. तो ये magnetic field lines हैं, आप इसमें लिखोगे magnetic field lines are concentric circles. Magnetic field lines are concentric circles around the conductor. So this is the answer for the first one. Name and state the rule used in determining the direction of the magnetic field lines in the situation given above. अब इसमें जो रूल हम यूज करते हैं टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो है राइट हैंड थंब। अब राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है? इफ वी ग्रास्प, अगर हम पकड़े the straight current carrying conductor in our right hand, straight current carrying
इन आवर राइट हैंड, इसलिए इसका राइट हैंड थंब रूल है, नाम राइट हैंड थंब रूल है. So if we grasp the straight current carrying conductor in our right hand such that thumb points in the direction of the current. तो thumb को रखना in the direction of current, then the direction in which the finger curves gives the direction of magnetic field line. Direction in which the fingers curl gives the direction of magnetic field lines. Okay, और इस केस में if we grasp the conductor और thumb को पॉइंट करते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में और कंसिडर करते हैं कि ये जो बोर्ड है और ये जो है दिस इज lying on the horizontal plane on your table and thumb points in the downward direction और आपकी fingers curl कर रही हैं in direction with the fingers curl, so the this direction में आपकी fingers curl कर रही है वो है clockwise direction. तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो है क्लॉकवाइज, इस तरह से. तो इस तरह से so here the direction of the magnetic field lines in the situation, here the magnetic field lines are concentric circles around the conductor. आप यहाँ लिख सकते हो in clockwise direction. अगर आप राइट हैंड थंब यूज करो तो ये है फर्स्ट ए पार्ट. अब सेकेंड में दिया है स्टेट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. क्या होता है, इसको यूज करना है. यूजिंग दिस रूल determine the direction of force applied on the electron entering a uniform magnetic field as shown in the figure. तो सबसे पहले हम लिखते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड. सो व्हाट इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हम यूज करते हैं टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स acting on a conductor when placed in a magnetic field. So Fleming's left hand rule. अब इसमें हमें अपना लेफ्ट हैंड यूज करना है एंड वी हैव टू यूज आवर फोर फिंगर, मिडिल फिंगर एंड द थंब म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो हम लिखेंगे इफ वी स्ट्रेच thumb, forefinger and middle finger of our left hand mutually perpendicular to each other such that, और इस केस में फोर फिंगर को आपको रखना है, फोर फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड मिडिल फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट. तो आपको स्ट्रेच करना है थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर ऑफ लेफ्ट हैंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड सच दैट द फोर फिंगर को रखना है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में और मिडिल फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट. Then the direction in which then the thumb gives the direction of the force acting on the conductor. तो जब आप करंट कैरिंग कंडक्टर को आप एक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर फोर्स लगती है और थंब जो है that gives the direction of the force or the motion of the conductor, force acting on the conductor. ये है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. ओके, अब नेक्स्ट इसमें क्या पूछा?
So using this rule, determine the direction of force applied on an electron entering a uniform magnetic field as shown below. तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है इस तरफ, so ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ को एंटर कर रहा है, तो इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में हम लेंगे करंट की डायरेक्शन। तो अब अगर हम ये कंसीडर करें, दिस इज द प्लेन ऑफ द पेपर, और लेफ्ट हैंड में मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अगर आपको अपनी फोर फिंगर रखनी है, और जो करंट की डायरेक्शन है दैट विल बी गिवन बाय द मिडिल फिंगर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो सम जो है वो आपकी तरफ पॉइंट कर रहा है, दैट इज आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर। अगर आप इस रूल को यूज करोगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, तो जो फोर्स, अब इसमें आपसे पूछा है डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है वो दैट इज टुवर्ड्स, or you can say that out of the plane of the field. So we can write here that the Fleming's left hand rule हमने लिख लिया है, तो अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर को जा रहा है तो करंट डायरेक्शन नीचे को लेनी है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, अगर लेफ्ट हैंड यूज करोगे और इसको कंसीडर करोगे प्लेन ऑफ द पेपर, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपने फोर फिंगर को पॉइंट करना है, करंट जो है वो नीचे की डायरेक्शन में, मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे देख रहा हूँ तो सब मेरी तरफ पॉइंट कर रहा है। तो हेयर आप लिखोगे द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, अब इसमें जो फोर्स की डायरेक्शन है दैट इज आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर, it is out of the plane, it is perpendicular, आप ऐसे भी लिख सकते हो, it is out of the plane of paper and perpendicular to it। ओके, तो ये हो गया डायरेक्शन ऑफ फोर्स। नेक्स्ट, अब आपसे क्या पूछा है, डिफाइन द टर्म ऑफ इस, आपको इन दोनों में चॉइस है। अब नेक्स्ट है आपके पास, डिफाइन द टर्म सोलेनॉइड क्या हो, तो बी का ये फर्स्ट पार्ट है, व्हाट इज ए सोलेनॉइड, ड्रॉ द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन एंड अराउंड ए करंट कैरिंग स्ट्रेट सोलेनॉइड, in and around a current carrying straight solenoid, mark on the pattern the direction of current, direction of field lines near the ends of the solenoid and region where the magnetic field is uniform। तो सोलोनॉइड क्या है, सोलोनॉइड है एक कॉइल है of many circular turns closely wrapped in the form of a cylinder। तो ये कॉइल है जिसमें बहुत सारी टर्न्स हैं और इसको रैप किया गया है इन द फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर, जैसे कि आपकी जो स्पिरल नोटबुक की स्पिरल बाइंडिंग होती है वैसे। तो दिस इज सोलनॉइड, इसमें हम पास कर देंगे करंट। तो सोलनॉइड की आपको डेफिनेशन लिखूंगे, तो सोलनॉइड आप लिखोगे इट इज ए कॉइल ऑफ many circular turns wrapped closely in the form of a cylinder। ये solenoid की डेफिनेशन। So draw the pattern of magnetic field lines in and around a current carrying straight solenoid। तो पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स लाइंस हम बनाएंगे इसमें, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जो है ये दिस आर स्ट्रेट एंड पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंस, ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलेनॉइड, और ये बिल्कुल एग्जैक्टली वैसी ही है जैसे कि इन केस ऑफ ए बार मैग्नेट रहता है। तो इसको हम दे फॉर्म क्लोज लूप्स। तो मैंने दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाई है, दो मैंने बना दी ऊपर की तरफ और दो मैंने बना दी नीचे की तरफ। सो दीज आर, और यहाँ से और भी आप बना सकते हो इस तरह से। सो दिस इज द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन एंड अराउंड अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। तो अब इसमें नेक्स्ट क्या पूछा है,
तो नेक्स्ट इस क्वेश्चन में पूछा है मार्क ऑन द पैटर्न द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो करंट हमने यहाँ से, so this is the direction of the current. Let's say this is connected to battery. So this is the direction of the current. So current जा रहा है ऐसे. So this goes like this in the turn और फिर ऊपर को. तो यहाँ पे this is the direction of the current. ये है करंट की डायरेक्शन. फिर डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस नियर द एंड्स ऑफ द सोलोनॉइड. डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस नियर द एंड्स ऑफ द सोलोनॉइड आपको बनानी है. तो एंड्स ऑफ द सोलोनॉइड में डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. अब इसमें क्या होएगा, जो क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं दे आर एग्जैक्टली द पैटर्न जो है एग्जैक्टली सेम है जैसा कि एक बार मैग्नेट में होता है. तो इसका मतलब है इसका एक एंड बन जाएगा नॉर्थ पोल और एक एंड बन जाएगा इसका साउथ पोल. और जो फील्ड लाइंस है इनसाइड द सोलेनॉइड वो तो पैरेलल स्ट्रेट लाइंस है. तो इसका मतलब अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड जो है सेम है सभी पॉइंट्स पे. तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड द सोलेनॉइड जो है यूनिफॉर्म है. अब यहाँ पे अगर करंट की डायरेक्शन अगर मैं ऐसे लूँ जैसे कि इस में है करंट की, करंट आपका इधर से जा रहा है. तो इसका मैंने कहा था एक एंड जो बन जाएगा वो बन जाएगा इसका नॉर्थ पोल. तो ये एंड बन जाएगा इसका नॉर्थ पोल और ये बन जाएगा साउथ पोल. तो जैसे कि बार मैग्नेट में होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो इमर्ज करती है नॉर्थ पोल पे. तो यहाँ से ये इमर्ज करेंगे. तो ये इमर्ज कर रही है यहाँ से. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. और साउथ पोल पे जाके ये मर्ज करेंगे. तो यहाँ ये इमर्ज हो रही है नॉर्थ और यहाँ पे ये मर्ज हो रही है साउथ में. तो यहाँ ये अंदर की तरफ जाएगी अगर ये डायरेक्शन ऑफ द करंट है. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट. सॉरी दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव. ये नेगेटिव है. ओके सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन एंड अराउंड. अगर आप अंदर देखो तो अंदर इनसाइड द सोलेनॉइड द डायरेक्शन इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. और आउटसाइड जो है डायरेक्शन इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. So direction of current हमने mark कर लिया. Direction of field lines near the ends of the solenoid and region where the magnetic field is uniform. So magnetic field is uniform inside the solenoid. तो वहाँ पे जो है parallel equidistant arrows बनाने. Magnetic field is uniform inside the solenoid. How will you make an electromagnet using a current carrying solenoid? अब current carrying solenoid से आप electromagnet कैसे बनाओगे? So how would you make? तो ये जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है इनसाइड ए सोलेनॉइड दैट कैन बी यूज्ड टू मैग्नेटाइज अ पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल जैसे कि सॉफ्ट आयरन. जब हम एक इनसाइड द कॉइल रखेंगे और मैग्नेट जो बनेगी वो बन जाएगी इलेक्ट्रोमैग्नेट. तो आप इसमें लिखोगे स्ट्रॉन्ग magnetic field produced inside a solenoid can be used to magnetize a piece of magnetic material like soft iron. अब सॉफ्ट आयरन वो है जिसमें कार्बन का कंटेंट जो है वो कम रहता है. जैसे सॉफ्ट आयरन कब. तो जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी इनसाइड ए सोलेनॉइड जब इसको हम किसी सोर्स ऑफ करंट से कनेक्ट करेंगे तो उसके अंदर जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी दिस कैन बी यूज टू मैग्नेटाइज अ पीस ऑफ. इसके अंदर कोई मैग्नेटिक मटेरियल आप रखो जैसे कि सॉफ्ट आयरन. तो व्हेन इट इज प्लेस्ड इनसाइड द कॉइल. तो ये जो सॉफ्ट आयरन जो है ये इसकी जो प्रॉपर्टीज है इट विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक ए मैग्नेट.
तो मैग्नेट जो इस तरह से बनेगी, द मैग्नेट सो फॉर्म्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। और ये तब तक ही मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा जब तक इसमें करंट जो है वो फ्लो करता रहेगा। तो मैग्नेट सो फॉर्म्ड इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रोमैग्नेट बना सकते हैं। तो रीजन हमने मार्क कर दी जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है अंदर। सो और डायरेक्शन ऑफ fields near the ends of the sunlight हमने मार्क कर दिया। So we are done with this question. Let's move on to the next one. तो ये next question में दिया है, person allowed a narrow beam of white light from the sun to enter a dark room through a small aperture and placed a glass prism in its path in such a manner that the beam falls on the face AB. तो ये white light है that falls on the face AB as shown in the figure, where a screen S is placed on the other side of the prism. इसके दूसरी तरफ है screen that is facing face AC. On turning the prism slowly, जब इसको थोड़ा सा टर्न करते हैं तो ब्यूटीफुल बैंड ऑफ कलर्स इज obtained on the screen. It is the spectrum of sunlight. Name the phenomenon due to which the prism splits the white light into a band of 7 colors, and the phenomenon is called dispersion. The splitting of white light into its 7 colors is called dispersion. Phenomenon is dispersion. State the reason of getting a band of 7 colors in this case. तो जो reason है यहाँ पे वो आपको mention करना है। और रीजन ये है कि डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट है दे बेंड थ्रू डिफरेंट एंगल्स when they pass through a prism. Red light bends the least while the violet the most. तो आप इसमें रीजन लिख सकते हो, the reason for B is different colors of light bend through different angles, क्योंकि उन सब की है अलग अलग वेव है। तो आप लिखोगे डिफरेंट एज पर द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, डिफरेंट एंगल्स और सॉरी डिफरेंट कलर्स। तो इसमें जो डिफरेंट कलर्स हैं और लाइट, दे बेंड थ्रू different angles with respect to the incident ray. As they pass through the prism. ओके अब इसमें क्या होता है, जो रेड लाइट है दैट बेंड्स द लीस्ट। तो ये रीजन है, अलग अलग कलर्स जो है वो अलग अलग एंगल्स पे बेंड होते हैं विद रिस्पेक्ट टू द इंसिडेंट लाइट व्हेन दे पास थ्रू द प्रिज्म। द रेड लाइट बेंड्स द लीस्ट, और जो सबसे कम बेंड करती है वो है रेड लाइट, क्योंकि इसकी वेवलेंथ जो लीस्ट बेंड करेगी उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा। रेड लाइट बेंड्स द लीस्ट एंड वायलेट वायलेट द बेंड्स द मोस्ट। तो सबसे ज्यादा बेंड करेगी उसकी वेवलेंथ उतनी ही कम है, तो लीस्ट बेंड करेगी उसकी वेवलेंथ ज्यादा है। ओके तो ये था रीजन। और नेक्स्ट आपसे इससे पूछा, स्टेट द रीजन ऑफ गेटिंग अ बैंड ऑफ 7 कलर्स, क्योंकि अलग अलग एंगल्स पे बेंड करते हैं। अब explain with the help of a labeled ray diagram, explain the arrangement to show the recombination of spectrum of white light. Okay, इस केस में कैसे बनता है, इस white light में अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो इसमें ऐसे जाना था, दिस was its original path। तो इसको हम शो करते हैं डॉट। लेकिन हुआ क्या कि जब हमने यहाँ प्रिज्म प्लेस किया तो ये यहाँ पे इसके अकॉर्डिंगली ये जो थे वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। यहाँ पे है रेड, तो पहले वाला जो है ये है रेड और ये है वाइट।
तो ये जब गिरेंगे इधर on the screen पे, so this is, you will get seven colors, band of seven colors on the screen. One, two, three, four, five, one, two, three, four, five. This is six. और एक और होना चाहिए and seven. ये है violet. So this is violet, indigo, blue, green. So violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. तो सबसे कम बेंड करता है रेड और सबसे ज्यादा बेंड करता है वॉलेट। तो इस तरह से डिस्पर्शन होगी। अब नेक्स्ट इसमें दिया, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ए लेबल्ड रे डायग्राम एंड एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट टू शो द रीकॉम्बिनेशन। अब इसकी हमें करनी है रीकॉम्बिनेशन। तो रीकॉम्बिनेशन करने के लिए विल हमें ड्रॉ करना है एक डायग्राम। तो उसके लिए सबसे पहले आपको लेना है एक प्रिज्म जिससे डिस्पर्शन होगी, और इसी के एक आइडेंटिकल प्रिज्म लेना है जिसे हमें रखना है इन्वर्टेड पोजीशन। सो दिस इज एन आइडेंटिकल प्रिज्म ऑफ द सेम मटेरियल एज द फर्स्ट वन, इसे रखना है इन्वर्टेड पोजीशन में। अब क्या होगा, यहाँ से व्हाइट लाइट एंटर करेगी ऑब्लिकली और ये स्प्लिट हो जाएगी सेवन कलर्स। मैं दो ही कलर बनाऊंगा, एक बनाऊंगा रेड और दिस इज रेड एंड दिस इज वॉलेट। ओके, अब यहाँ से आपको निकलने के बाद यहाँ मिलेंगे बैंड ऑफ सेवन कलर्स। तो ये इससे अगर स्क्रीन प्लेस करें तो ये है लेट्स से रेड कलर और ये है वॉलेट। ये गिरेंगे दिस फेस ऑफ द सेकंड प्रिज्म, आइडेंटिकल प्रिज्म। तो दिस इज द डायरेक्शन। नाउ दिस इज, ये था रेड, ये है वॉलेट, ये है रेड, ये है वॉलेट। ओके, अब इधर क्या होएगा, ये रिकम्बाइन कर देंगे यहाँ पे। तो अब यहाँ होगी रिकम्बिनेशन, तो यहाँ पे फिर से आपको मिलेगी व्हाइट लाइट। सो दिस इज रिकम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट। यहाँ पे एंटर करती है व्हाइट लाइट और यहाँ पे फिर से इमर्ज हो जाएगी व्हाइट लाइट। सो दिस इज अ recombination of the spectrum of white light। ये आपका, दिस इज प्रिज्म वन, ये प्रिज्म वन है, ये प्रिज्म थ्री है, and inverted position lab effects। This is the angle of the identical prisms, and this is the green combination और रिकॉम्बिनेशन किसका, व्हाइट लाइट का जो स्पेक्ट्रम बनेगा, स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। तो रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट, ये आपसे पूछा गया। सो एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ए लेबल रे डायग्राम। इसको एक्सप्लेन भी आपने करना एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट। तो आप इसमें लिखोगे कि, आपने इसमें लिखना है कि when we allow the colors of the spectrum to pass to the second identical prism। तो आपने क्या करना है, इसमें लिखना क्या है, let's write it down। तो हमने प्लेस किया है, प्लेस ए सेकेंड identical prism in an inverted position, in an inverted position with respect to the first prism, with respect to the first prism। This allows all the colors of the spectrum to pass through the, this will
allow, तो स्पेक्ट्रम जो बनेगा उसके सारे कलर्स सेकंड प्रिज्म में से पास हो जाएंगे. दिस विल अलाउ all the colors of the spectrum to pass through second prism. Okay. And beam of white light will emerge from the other side of the second prism. From the other side of the second prism. ये आपको लिखना है. So this shows that sunlight is made up of seven colors. So this is the recombination of white light. This shows, so this experiment shows that white light is made up of seven colors. So this is the explanation. ये explanation है. Next है, तो we are done with this. अब है draw a label ray diagram to show the formation of a rain. अब रेनबो की फॉर्मेशन आपने शो करनी है. तो रेनबो सिर्फ इसमें दिया है draw a label ray diagram show the formation of a rainbow. So let's draw. अब रेनबो जो है उसमें जब tiny water droplets है, they act as prisms. The tiny water droplets है, they act as prisms. Let's say this is a tiny water droplet. अब इसमें क्या होएगा, the sunlight जो है that will enter in this, और यहाँ पे हो जाएगी dispersion. So you will get a band of seven things. So this is dispersion. Let this be point A. अब dispersion होने के बाद यहाँ पे हो जाएगी total internal reflection. मतलब reflection जो होगी, this is internal reflection. Rays of light reflect होंगी लेकिन बाहर नहीं जाएंगी, ड्रॉप में ही रिफ्लेक्ट हो जाएंगे अंदर की तरफ. So this is internal reflection. So internal reflection होने के बाद यहाँ पे हो जाएगी reflection, and you will get a band of seven colors. ये होगी reflection. तो basically यहाँ पे ये है this is point A, this is point C. A पे हो रही है dispersion, B पे हो रही है internal reflection, और C पे हो रही है reflection. So ये तीन phenomena है. These are responsible for the formation of a rainbow. और यहाँ आप इसको लिख सकते हो, this is rainbow formation, और ये जो है this is tiny water droplets. Okay, so we are done with question number 39. Thank you for watching. Okay, तो इस सीरीज का ये है सेट 2, 31 टू सेट 2, और 31 टू 1 की फिर से क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुका. तो इसके जो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं इस सेट में,
उसमें है क्वेश्चन नंबर 13, इसमें दिया है इन द ह्यूमन आई मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन for the light rays entering the eye occurs at the surface of। तो जो ह्यूमन आई है उसमें मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन जो है वो इसके आउटर सरफेस यानी कि कॉर्निया पे ही हो जाती है। इधर इधर पे ये जो बल्ज्ड आउट पार्ट है दिस इज कॉर्निया। तो इसका जो आंसर है मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन फॉर द लाइट रेज एंटरिंग द आई occurs at the surface of cornea is the correct answer for this one। ओके नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, इसमें दिया है द रेजिस्टिविटी ऑफ ए वायर मेड ऑफ एन alloy इज जनरली। अब अलॉय की जो रेजिस्टिविटी है वो जनरली उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स कॉन्स्टिट्यूएंट सॉरी मेटल्स से ज्यादा ही रहती है, जैसे कि निक्रो जो है वो अलॉय है निकल की और क्रोमियम की। तो जो निकल की रेजिस्टिविटी है वो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स यानी कि निकल और क्रोमियम से ज्यादा ही होगी। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी, हायर देन दैट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, और इसमें दिया है इलेक्ट्रिक फ्यूज इज रेटेड इन एम्पियर। तो मैक्सिमम जो करंट अलाउड है इस फ्यूज से पास होने के लिए वो है 8 एम्पियर। कैन इट बी यूज्ड विद एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस ऑफ रेटिंग 5 किलोवाट 200 वोल्ट। तो एक अप्लायंस है जिसकी जो रेटिंग है पावर जो है वो है 5 किलोवाट, और 5 किलोवाट हो जाएगा 5000 वॉट, और कितने मेन्स पे काम करी पोटेंशियल डिफरेंस पे 200 वॉट। तो आपसे पूछा है क्या इस अप्लायंस को हम इस इलेक्ट्रिक फ्यूज के साथ यूज कर सकते हैं या नहीं। सो लेट्स इसमें हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये अप्लायंस जो है कितना करंट ड्रॉ करेगी। तो करंट ड्रॉन बाय द अप्लायंस आई इज इक्वल टू, क्योंकि P इज इक्वल टू रहता है V इंटू आई, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा P बाय V। दिस इज द करंट ड्रॉन बाय द अप्लायंस। तो ये अप्लायंस करंट कितना खींचेगी, I इज इक्वल टू P है 5000, ये है 200, ये है 25। तो करंट ड्रॉन आ गया 25 एम्पियर। तो ये जो करंट है ड्रॉन बाय द अप्लायंस है 25 एम्पियर, और आपकी जो फ्यूज की रेटिंग है वो है 8 एम्पियर। तो क्वेश्चन है इसमें कैन इट बी यूज्ड। सो इसका जो आंसर है वो है नो, दिस फ्यूज कैन नॉट, नो। सो फ्यूज ऑफ रेटिंग 8 एम्पियर, it cannot be used with given appliance of rating 5 kilowatt and 220 वोल्ट। और इसमें जो ये रीजन ये है कि फ्यूज की रेटिंग कम है और करंट जो है यहाँ ड्रॉ हो रहा है, तो होगा क्या, फ्यूज की रेटिंग कम होने से दिस फ्यूज, द फ्यूज वायर जो है वो मेल्ट हो जाएगी। द फ्यूज वायर विल मेल्ट and hence the appliance circuit will be broken and hence appliance will stop working। ये है इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 सॉरी। और क्वेश्चन नंबर 31 में दिया है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ए कनकेव लेंस। तो आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखी है जो कि ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द लेंस, तो उसे हम लेते हैं नेगेटिव साइन कन्वेंशन। एंड इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट। अब कनकेव लेंस में, ये आपका कनकेव लेंस है, इसमें इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस, और ऐसा तभी होता है जब आपका ऑब्जेक्ट जो है वो फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस, तो इमेज जो है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट है। इफ द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस इज 10 सेंटीमीटर, v इज इक्वल टू 10 इज फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस। इसी तरह बनी तो सिर्फ नेगेटिव लेंगे।
तो यूज लेंस फॉर्मूला टू डिटरमिन द फोकल लेंथ। अब हम यूज करेंगे लेंस फॉर्मूला, तो यूजिंग लेंस फॉर्मूला। अब लेंस फॉर्मूला होता है 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। वी हैव टू फाइंड द फोकल लेंथ। तो v इज -10 माइनस u है इन -20 इज इक्वल टू 1/f -1/10 plus 1/20 is equal to 1/f. LCM is 20. This is -2 plus 1/f. This is -1/20 is equal to 1/f. तो f हो जाएगा -20। तो फोकल लेंथ आ गई आपकी 20, और इसमें जो साइन है वो नेगेटिव है। दैट इज फॉर द कनकेव। कनकेव के लिए फोकल लेंथ जो है वो नेगेटिव रखते हैं। फोकल लेंथ इज -20 सेंटीमीटर। नाउ अब इसमें दूसरा पार्ट जो है वो है फाइंड आउट द पावर ऑफ द लेंस। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट, वी हैव टू फाइंड द पावर ऑफ द लेंस। अब पावर ऑफ द लेंस जो है 1/, फोकल लेंथ होता है रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ होनी चाहिए मीटर में। तो आपके पास ये आ जाएगा 20/100। फोकल लेंथ तो कन्वर्ट कर लिया हमने मीटर में, विच इज इक्वल टू 100/25, और ये नेगेटिव है। So this is equal to -5 meter inverse, or unit of the diameter. So -5d is the power of the lens. Okay, next question है क्वेश्चन नंबर 32। इसमें दिया है द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर। अब वायर जो है वो सिलेंड्रिकल शेप में रहती है, और इसकी जो लेंथ है वो है 1 मीटर। तो लेंथ ऑफ द वायर इज 1 मीटर। आगे दिया है 35 ओम इसकी रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस इज 35 ओम, और ये है एट 20 डिग्री सेल्सियस। इफ द डायमीटर ऑफ द वायर, डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.2 mm, दिस इज द डायमीटर ऑफ द वायर। 0.2 mm इसे कन्वर्ट कर लेंगे हम ऐसा यूनिट में, तो 0.10⁻³ मीटर, दिस इज द डायमीटर। और डायमीटर जो है इससे हम निकालेंगे रेडियस, तो रेडियस हो जाएगा 0.2 इंटू 10⁻³ मीटर। सो दिस इज 0.1। तो 0.1 इंटू 10⁻³ मीटर, ये है रेडियस। ओके, तो रेडियस, वी हैव गॉट द रेडियस। अब इससे जो रेडियस जो है इससे आप, जो 0.1 है वो 1/10 है, तो 10⁻³ मीटर, इसे आप लिख सकते हो 10⁻⁴ मीटर। तो रेडियस इज 10⁻⁴ मीटर। अब नेक्स्ट इसमें आपको जो कैलकुलेट करना है या फाइंड आउट करना है, हाउ डिटरमिन द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर एट दैट टेम्परेचर। तो वी हैव टू फाइंड द रेजिस्टिविटी। अब हमें पता है जो रेजिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इंटू एल बाय ए। तो रेजिस्टिविटी हो जाएगी आर इंटू ए बाय, रेजिस्टेंस है 25, ए है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब इस क्वेश्चन में मेंशन है आपको पाई की वैल्यू को लेना है 22/7। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है, क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इज πr²। πr² इज द एरिया ऑफ द सर्कल, और जो इसका क्रॉस सेक्शन है ये है इधर। तो ये सर्कल की शेप में है, तो इसको हम लेंगे πr²। सो ए इज पाई इज 22/7, रेडियस इज 10⁻⁴ का स्क्वायर अपॉन लेंथ इज 1 मीटर। सो दिस इज 25/7, 25 इंटू 22/7 इंटू ये हो गया 10⁻⁻⁸। अब हमें कैलकुलेट करनी है रेजिस्टिविटी, सो लेट्स कैलकुलेट दिस। अब मैंने यहाँ शायद रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस जो है गलत रहा, रेजिस्टेंस जो है वो 35, सो दिस इज 35। सो 7×5 इज 35, ये आ गया 110 इंटू 10⁻⁸। रेजिस्टिविटी के जो यूनिट्स हैं वो होते हैं ओम मीटर। सो 110 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हाउ विल द रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर चेंज इफ द लेंथ एंड डायमीटर ऑफ द वायर बोथ आर डबल। तो रेजिस्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर लेंथ एंड डायमीटर ऑफ द वायर आर डबल्ड, और आपका आंसर अपना जस्टिफाई करना है। तो इसमें आंसर ये है कि जो रेजिस्टिविटी है वो वायर की चेंज नहीं होगी, क्योंकि ये एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है मटेरियल की। इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल,
और ये डायमेंशन ऑफ द वायर ना इसकी लेंथ पे ना इसकी रेडियस पे किसी पे डिपेंड नहीं करती है, तो इसका जो आंसर है कि रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर विल नॉट चेंज। इट विल नॉट चेंज। क्यों? बिकॉज it is a characteristic property of the material। ये characteristic property of the material है, depends on the nature of the material and does not depend on the dimensions of the wire। Dimensions mean the length पे ना radius पे, does not depend upon the dimensions of the wire। ये है इसका आंसर। क्योंकि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सेट 3 में से 31 to 3 और सेम सीरीज 31 to 1 के फिजिक्स के क्वेश्चन हमने सारे सॉल्व कर लिए। 31 to 2 के जो डिफरेंट क्वेश्चन थे वो हमने कर लिए। अब है सेट 3 के। सो दिस इज 31 to 2। अब है सेट 3 31 to। तो इसका जो डिफरेंट क्वेश्चन है ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन सेम है। सेट में जो डिफरेंट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 30। अब इसमें पूछा है द पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई विच कैन मॉडिफाई द कर्वेचर ऑफ द आईलेंस टू सम एक्सटेंट इज। अब आईलेंस जो है, दिस इज द आईलेंस, इसको जो होल्ड करती है वो है सिलेरी मसल्स। तो जब सिलेरी मसल्स कर रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट करती है तो इस लेंस का कर्वेचर चेंज होता है। तो इसका आंसर जो है वो है सी, सिलेरी मसल्स। सो सिलेरी मसल्स इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस लॉ। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 19। और क्वेश्चन नंबर 19 है assertion and the reason based। तो assertion है the bending of a wire in the form of coil as several turns does not affect its electrical resistance। that is true। तो अगर एक वायर को आप कॉइल ऑफ सेवरल टर्म्स ऐसे इस तरह से कर दो तो इट विल नॉट अफेक्ट इट्स रेजिस्टेंस। दिस इज ट्रू। रेजिस्टेंस को इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होती है उसकी लेंथ उतनी ही रहेगी, वायर की लेंथ उतनी ही रहेगी। नाउ द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस होती है आर, रेजिस्टिविटी होती है रे। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ को, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और इनको जब हम कंबाइन करते हैं तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए आ जाएगा। प्रपोर्शन का साइन हटेंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट है जिसे हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं, ये आपका एक कांस्टेंट। तो रेजिस्टेंस की वैल्यूज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसके नहीं रहती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है लेंथ को, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहती है एरिया को। तो रीजन आपकी जो है वो फॉल्स है। रीजन इज फॉल्स। अब रीजन फॉल्स है तो इसमें एक ही आपका ऑप्शन है जहां रीजन फॉल्स है, और वो है सी। तो assertion is true and reason R is false, so C is the correct option here। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 26। इसमें पूछा है हाउ एंड व्हाई इज एन इलेक्ट्रिकल फ्यूज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिकल फ्यूज जो है इस तरह से कार्ट्रिज रहती है, उसमें एक वायर रहती है जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो रहता है, और इसे हम कनेक्ट करते हैं ऑलवेज इन सीरीज इन द सर्किट। सो हाउ इट इज यूज्ड इन ए सर्किट, इसका आंसर है इलेक्ट्रिक फ्यूज इज ऑलवेज प्लेस्ड और यूज्ड इन सीरीज विद द डिवाइस। सो आप लिखोगे इसका जो फर्स्ट आंसर है वो है इलेक्ट्रिक फ्यूज इज ऑलवेज प्लेस्ड। इसको डिवाइस के साथ हमेशा सीरीज में रखते हैं। क्यों? क्योंकि अगर अनड्यूली हाई करंट आ गया, लेट्स से यहाँ पे एक आपकी डिवाइस है, लेट्स से लैप है, इसमें अगर अनड्यूली हाई करंट आ गया और ये सीरीज में है तो यहाँ ये
वायर फ्यूज वायर मेल्ट हो जाएगी और सर्किट यहाँ पे टूट जाएगा सर, फिर करंट ड्यू भी हाई करंट आगे नहीं जाएगा, इसलिए इसको हमेशा सीरीज में रखते हैं। इलेक्ट्रिक फ्यूज इज ऑलवेज प्लेस्ड इन सीरीज विद द डिवाइस, सो दिस इज द आंसर फॉर हाउ। ओके, ये है आंसर। हाउ एंड व्हाई इज एन इलेक्ट्रिक फ्यूज यूज इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, और क्यों यूज करते हैं। तो इलेक्ट्रिक यूज जैसे मैं इलेक्ट्रिक फ्यूज जैसे मैंने बताया इज यूज टू प्रिवेंट द पॉसिबल डैमेज जो कि अनड्यूली हाई इलेक्ट्रिक करंट से हो सकता है। किसी तरह से अगर ज्यादा करंट आ जाए सर्किट में तो उसे हमें रोकना है, ताकि हमारे जो सर्किट है या इलेक्ट्रिक सर्किट है, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं, वो जो डैमेज ना हो जाए। तो इसका आंसर है इलेक्ट्रिक फ्यूज is used to prevent the प्रिवेंट करते हैं हम इलेक्ट्रिक सर्किट फ्रॉम किससे, ताकि एक पॉसिबल डैमेज से जो कि डैमेज हो सकता है। So electric field is used to prevent the electric circuit from a possible damage. कैसे? By stopping the flow of unduly high current. Unduly high electric current. अगर मान लो करंट ज्यादा है स्पेसिफाइड वैल्यू से, जितना आपको करंट चाहिए किसी एक पर्टिकुलर सर्किट में, इफ करंट इज लार्जर देन द स्पेसिफाइड वैल्यू, इफ करंट लार्जर देन द स्पेसिफाइड वैल्यू, अगर स्पेसिफाइड वैल्यू से ज्यादा करंट जो है इट फ्लोज थ्रू द सर्किट, अगर वो सर्किट में आता है, the fuse wire melts and hence break the circuits, preventing the circuit from the possible damage. The fuse wire melts, और फ्यूज वायर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम रहता है, इट ब्रेक्स द सर्किट। फ्यूज वायर कैसे मेल्ट होगी, क्योंकि जब ज्यादा करंट आएगा तो ये थिन वायर है, तो इसमें हीट जब प्रोड्यूस होगी तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, वो मेल्ट हो जाएगी। द फ्यूज वायर मेल्ट्स एंड हेंस ब्रेक्स द इलेक्ट्रिक सर्किट and thus prevents it from the possible damage। तो इलेक्ट्रिक सर्किट को ये ब्रेक कर देगी एंड हेंस प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम तो ये आपका आंसर बनता है इधर। So electric fuse is always placed in series. Electric field used to prevent the electric circuit from a possible damage by stopping the flow of unduly high electric current. If current larger than the specified value flows, then the fuse wire melts and breaks the electric circuit। तो ये था इस क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। इसमें दिया है कन्वेक्स मिरर यूज फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज फोकल लेंथ ऑफ 1.5 मीटर। अब एक कन्वेक्स मिरर है, साइन कन्वेंशन लगाएंगे तो फोकल लेंथ उसकी हम पॉजिटिव लेते हैं 1.5 मीटर। इफ ए 3 मीटर हाई बस, तो ये ऑब्जेक्ट की हाइट है जिसे हम एच से डिनोट करते हैं, ये है 3 मीटर, से पॉजिटिव ही लेंगे। इज लोकेटेड एट 6 मीटर फ्रॉम द मिरर, तो ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है जिसे हम नेगेटिव लेंगे अकॉर्डिंग टू द न्यू साइन कन्वेंशंस। नाउ यूज मिरर फॉर्मूला टू डिटरमाइन द पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज। तो पोजीशन का मतलब है हमें फाइंड आउट करना है v, एंड साइज ऑफ द इमेज मतलब हमें फाइंड आउट करनी है h डैश, और हमें यूज करना है मिरर फॉर्म। सो लेट्स राइट डाउन द मिरर फॉर्मूला यूजिंग मिरर फॉर्मूला। सो मिरर फॉर्मूला है 1/v/1/u इज इक्वल टू 1/f। v आपको फाइंड आउट करना है, u है -6, f है आपका 1.5।
तो ये बन जाएगा 1/v -1/6, यहाँ से डेसिमल हटाया तो 10/15, दिस इज 2/3, तो 1/v इज इक्वल टू, ये है 1/v इज इक्वल टू हो जाएगा 2/3 प्लस 1/6, एलसीएम इज 6, दिस इज 4 प्लस 1, 5/6, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा 6/5 विच इज 1.2 मीटर। तो इमेज इज फॉर्म्ड 1.2 मीटर। अब ये पॉजिटिव है और आपका जो मिरर है वो है कन्वेक्स, तो दिस पॉजिटिव का मतलब है इमेज इज फॉर्म ऑन द अदर साइड ऑफ द मिरर, इधर, दिस इज एक कन्वेक्स मिरर, तो कन्वेक्स मिरर के ऑपोजिट साइड में, दैट इज बिहाइंड द मिरर, इस तरफ बनेगी क्योंकि ये पॉजिटिव है। तो यहाँ पोल से यहाँ तक की इस तरफ की जो डिस्टेंस है उसे हम पॉजिटिव लेते हैं, तो ये है 1.2। अब नेक्स्ट आपको क्या फाइंड आउट करना है, साइज ऑफ द इमेज। तो हमें पता है एम मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू होता है एच डैश बाय एच, और इस इक्वल टू होता है नेगेटिव वी वाई। तो लेट्स यूज दिस कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, एच डैश है हाइट ऑफ द इमेज, एच हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो है 3 मीटर, और नेगेटिव वी, वी है आपका 6/5, इट्स 1.2, यू, यू जो है वो है 6, यू इज 6, और इसे हम लेंगे नेगेटिव, सो दिस इज नेगेटिव, कट गया। तो h dash is equal to 1.2 into 3/6, this is 0.6, so 0.6 मीटर डिमिनिश्ड इमेज आपको मिलेगी। h is equal to 0.6 meter is the height of the image, से आप लिख सकते हो 60 सेंटीमीटर, and let's keep it as 0.6 meter। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 31, और इसके साथ ये सभी, इस सीरीज के सभी सेट जो है वो हमने कर लिए। इस सीरीज के सभी सेट्स जो है वो है 31 to 1, 31 to 1 पहला सेट, फिर इसके सारे क्वेश्चन 31 to 1, फिर सेकंड सेट, और फिर थर्ड सेट। तो इस सीरीज के ये 3 सेट है, जो कि इसमें एक मैं वीडियो कंपाइल करूंगा पूरी। So thank you for watching.